चलिए, अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। इसके पहले मगध साम्राज्य को आप लोग देखे होंगे, हर्यक, नंद और कौन-सा? शिशुनाग। ये 3 वंश देखे होंगे, है ना? अब इसके बाद जो आपको देखना है, मौर्य साम्राज्य को देखना है। प्राचीन काल में जो मौर्य साम्राज्य है, ये जो है बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसने जो है भारत का जो साम्राज्य विस्तार है ब कहाँ तक? विदेशों तक जो है किया था। ठीक है? अब इस मौर्य साम्राज्य में जो है हम लोग देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य में आप लोग देखे थे, सबसे अंतिम वंश जो है कौन-सा हम लोग देखे थे? नंद वंश को देखे थे। नंद वंश का जो संस्थापक था कौन था? महापद्मनंद था, ठीक है? उसी में जो है उसका अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। ये जो घनानंद है, घनानंद की हत्या करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अब ये चाणक्य जो है, चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो है प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बाद में उसको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाता है। हालाँकि वह उसी की जो है शिक्षा उसी से शिक्षा ग्रहण करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक तरह से उनका गुरु भी था और उनका क्या था? गुरु के साथ-साथ जो है उनका प्रधानमंत्री था। कोई भी राजनीतिक सलाह जो होती थी वो कौन देता था? चाणक्य देता था। आप लोग देखे थे कि जो घनानंद है, घनानंद के दरबार में जब कौन जाता है? चाणक्य जाता है और सूचना देता है किसकी? सिकंदर के आक्रमण की। तो घनानंद जो है उसकी क्या कर देता है? घोर बेइज्जती करता है और ये जो चाणक्य है, चाणक्य जो है उस चीज़ से क्या होता है? गुस्सा होकर के कहता है कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का एक दिन क्या करूँगा? विनाश करूँगा और उसी के संदर्भ में जो है यह किससे मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। प्रशिक्षित करने के बाद जो है घनानंद के साम्राज्य पर क्या करता है? आक्रमण करता है और घनानंद को जो है क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब मार दिया जाता है? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है? अब इसके बाद जो है नंद वंश की समाप्ति होती है और मौर्य वंश का क्या होता है? शुरुआत होता है। यहीं से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या-क्या बातें हैं पूरी जो है डिटेल में हम लोग चर्चा देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में 10 राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है। इन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध जो था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कौन थे? अशोक। ये जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में लगभग कितने राजाओं ने? 10 राजाओं ने शासन किया है। लेकिन जो इसके मेन राजा हैं कौन-कौन है? तो पहले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके साथ-साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का होता है वो कौन होता है? बिंदुसार। बिंदुसार का जो लड़का होता है कौन होता है? अशोक होता है। अशोक का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? कुणाल होता है। कुणाल के बाद जो है जो राजा मतलब लास्ट में जो सबसे अंतिम राजा है वो कौन है? बृहद्रथ है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, उसका अंतिम राजा कौन बनता है? बृहद्रथ बनता है। ठीक है ना? चलिए हम इसको आगे देखते हैं। देखिए ये जो राजा हैं 10 राजाओं की जो हम बोल रहे हैं ना 10 राजा हैं, तो 10 राजाओं की हम लोग सूची को देखते हैं कौन-कौन है। तो पहले राजा हैं जो संस्थापक हैं कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं और दूसरे जो है आपके कौन है? बिंदुसार हैं। कौन है? बिंदुसार, ठीक है? और ये बिंदुसार के बाद जो है कौन आता है? अशोक। अशोक के बाद जो है कौन आता है? कुणाल। अशोक का जो उत्तराधिकारी आपसे पूछा जाता है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है कौन था? कुणाल था। कौन था? कुणाल था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कौन है? कुणाल का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? दशरथ है। कौन है? दशरथ। फिर इसके बाद जो है कौन है? संप्रति। संप्रति के बाद कौन है? शाली सुख है। फिर इसके बाद जो है कौन है? देववर्मन। देववर्मन के बाद कौन है? शतधन्वन है। फिर इसके बाद जो है जो अंतिम शासक है, अंतिम कौन है? बृहद्रथ है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वह कौन है? बृहद्रथ है। ठीक है? अब हम देखते हैं इसके जो प्रमुख शासक हैं, जो मुख्य-मुख्य जो शासक हैं, ऐसा नहीं कि ये दसों राजाओं के बारे में जो है आपको पढ़ना है। आपको किसके-किसके बारे में पढ़ना है, तो पहला जो शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश का क्या होता है? संस्थापक। फिर इसके बाद जो है बिंदुसार है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का क्या है? बेटा है। ठीक है? फिर इसके बाद जो हम लोग देखते हैं अगला है कौन? अशोक। अशोक किसका लड़का है? बिंदुसार का लड़का है। वही जो है बृहद्रथ। बृहद्रथ इस वंश का क्या है? अंतिम शासक है। इन 4 राजाओं के बारे में जो है हमको क्या करना है? थोड़ा-सा देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ऊपर के जो 3 राजा हैं इनके बारे में तो थोड़ा डिटेल चर्चा है, लेकिन इसके बारे में जो है बहुत थोड़ा-सा जानकारी जानना है कि ये क्या है? इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक? चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश का संस्थापक है? मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। और यह जो है
322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की क्या करता है, हत्या करने के बाद, उसको हराने के बाद जो है मगध में यह अपना साम्राज्य क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहा जाता है कि इसकी जाति क्या है, तो इसकी जाति के संदर्भ में जो है कई सारी जो है क्या है मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनकी जो माता थी नंद दरबार में क्या थी, एक महिला थी, मतलब नंद दरबार में जो है दरबारी के रूप में काम करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि यह क्या है, निम्न वंश का था। ज्यादातर लोगों ने जो है, जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या समझा है, निम्न जाति का है, मतलब निम्न वंश का था। वही जो है एक मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है। ये किसकी रचना है, विशाख दत्त की। विशाख दत्त जो है बताते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यह किस जाति का था, ब्रिसल जाति का था। ब्रिसल जाति का मतलब होता है निम्न वंश का था, निम्न मूल का था। तो ये जो है देखिए आपका क्या है, राक्षस। राक्षस जो है क्या होता है, निम्न होता है। तो आप ऐसे जो है याद करिएगा, निम्न वंश मतलब निम्न बात कहेगा तो वो कौन कहेगा, मुद्रा राक्षस में कहेगा। वही जो है, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह एक क्या था, छत्री था। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह एक क्या था, एक छत्री था। किसके अनुसार है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है इसे क्या माना गया है, छत्री माना गया है। वही जो है जो कहा जाता है कि इसमें बौद्ध ग्रंथों में जो है इसे माना जाता है कि यह मौर्य कबीले का था। किस कबीले का था, मौर्य कबीले का था। ये किस इलाके का था, पिप्पलवाह इलाके का था ना। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या माना गया है, क्षत्रिय कुल का माना गया है। पिप्पलवाह क्षेत्र के किस कबीले का, मौर्य कबीले का यह क्या था, व्यक्ति था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। वही जो है, जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में जो है इन्हें क्या कहा गया है, ये जो है कहा गया है कि ये जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक गांव के मुखिया के बेटी का क्या था, बेटा। मतलब कोई एक गांव है, उस गांव के मुखिया की बेटी का बेटा था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनकी जाति के संदर्भ में जो है ज्यादातर जानकारियां जो मिलती है, उसमें जो है इसे किस कुल से माना गया है, निम्न कुल का माना गया है, शूद्र माना गया है। क्या माना गया है, निम्न कुल का। जबकि मुद्रा राक्षस में इसे क्या कहा गया, ब्रिसल कहा गया है। इसे क्या कहा गया, ब्रिसल था। और जबकि जो है जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो है, जैन ग्रंथों में कहा गया है कि ये मुखिया की बेटी का बेटा था। और जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में जो है कहा गया है कि ये पिप्पलवाह क्षेत्र के किस कबीले का, मौर्य कबीले का क्या था, छत्री था। आई बात समझ में। तो इसकी जाति से संबंध हो गया ये। देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें जो हम आगे करते हैं, तो इसने जो है साम्राज्य का विस्तार जो है भारत के कहाँ से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक था। भारत में कहाँ से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक, मैसूर तक। वही जो है पूर्व में कहाँ तक, बंगाल तक। और उत्तर पश्चिम में कहाँ तक, ईरान तक। देखिए ये जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत में ही नहीं, बल्कि जो है कहाँ तक, भारत भूमि से बाहर तक जो है क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इधर जो है उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कहाँ तक, ईरान फारस तक जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वही जो है उत्तर की तरफ चलेंगे तो कहाँ तक, कश्मीर तक। और पूर्व में देखेंगे तो कहाँ तक, बंगाल तक। और दक्षिण में चलेंगे तो कहाँ तक, मैसूर तक। ये जो है इसके साम्राज्य का क्या था, विस्तार था। ठीक है। वही जो है इसमें हम देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, चाणक्य को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चाणक्य है, चाणक्य कौन था, तो इसी का नाम जो है क्या मिलता है, विष्णुगुप्त। यही कौन है, विष्णुगुप्त है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीति का पंडित कहते हैं। ठीक। और ये जो चाणक्य है, चाणक्य को ही क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, इसी को कौटिल्य कहा जाता है। और ये जो है, जो चाणक्य है, चाणक्य जो है इतिहास का पहला राजनीतिज्ञ है। इतिहास का क्या है, इतिहास का पहला राजनीतिज्ञ। ये राजनीति का क्या था, ज्ञाता था। कौन, चाणक्य। देखिए ये जो चाणक्य है, चाणक्य की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इसकी पुस्तक कौन थी, अर्थशास्त्र थी। इसकी रचना किसने किया था, चाणक्य। और ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो है कुल कितने अध्याय थे, 7 अध्याय। कितने अध्याय, 7 अध्याय। ठीक है। और इसमें जो है 4 वर्णों का क्या है, उल्लेख है।
कितने वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्णों का। और इसकी भाषा जो है संस्कृत। इसकी भाषा कौन सी? संस्कृत। तो ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। कौन लिखा था? चाणक्य। ये नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति की पहली पुस्तक है। ये राजनीति की क्या है? पहली पुस्तक है। तो राजनीति की पुस्तक है, नाम लेकिन क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थ से इसका कोई संबंध नहीं। किससे संबंध है? राजनीति से। अच्छा, इसमें उल्लेख किस चीज का मिलता है? अर्थशास्त्र में उल्लेख जो है मिलता है किसका? मौर्यकालीन समाज का मिलता है। किसका मिलता है? मौर्यकालीन प्रशासन का मिलता है। मौर्यकाल प्रशासन का मिलता है। ठीक है ना? या फिर हम कहें कि इसमें राजनीति का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मौर्यकालीन राजनीति का जो है क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये जो चाणक्य है, चाणक्य इन्हीं का क्या है? गुरु है। किसका गुरु है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। और इन्हीं की सहायता से किसका? घनानंद की हत्या करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक नए वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। वही वंश जो है देखिए क्या करेगा? भारत में जो है इसका विस्तार तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये भारत के बाहर तक जो है क्या करता है? विस्तार करता है। जो सिकंदर भारत में आया था, आक्रमण किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों को उसने क्या किया था? जीता था। उन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसको हम लोग विश्व विजेता सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर के जीते हुए जगहों को जो है इसने फिर से क्या किया है? भारत में मिलाया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यूनानी लेखकों के द्वारा इसका अलग-अलग नाम बताया गया है। तो ये जो प्लूटार्क है, कौन है? प्लूटार्क है। प्लूटार्क जो है इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है एंड्रोकोट्स बोलता है। इसको क्या बोलता है? एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स जो है आप कैसे याद करेंगे? प्लूटार्क जो है इससे क्या कहा है? एंड्रोकोट्स कहा है। कैसे याद कर पाएंगे? तो आप प्लूटो ग्रह का नाम सुने होंगे। किस ग्रह का नाम लिखे? प्लूटो ग्रह। देखिए प्लूटो ग्रह जो है कहाँ पर है? तो प्लूटो ग्रह जो है सबसे इंड में था। सबसे कहाँ पे था? इंड में था। तो हम कहेंगे इंडो इंडो कोट्स। इंडो कोट्स जो है कौन कहा है? प्लूटार्क का है। वही जो है जस्टिन। जस्टिन जो है देखिए, जस्टिन का मतलब आप टीन से समझिए। किससे समझिए? टी। जस्टिन से क्या समझिए? टीन समझिए, है ना? तो टीन का मतलब क्या हो गया? टीन का मतलब ये हो गया कि कहाँ पे पाया जाता है? सैंड में पाया जाता है। टीन कहाँ पाया जाता है? सैंड में पाया जाता है। सैंड मतलब बालू में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि जो जस्टिन है, जस्टिन इसे क्या कहता है? सैंडो कोट्स कहता है। जबकि प्लूटार्क क्या कहता है? तो इंडो कोट्स कहता है। याद रहेगा? चलिए, ये जो है बात बताया कि ये जो एंड्रोकोट्स है, सैंडोकोट्स है, ये किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। यह बात सबसे पहले किसने बताया था? सर विलियम जोन्स ने बताया था। किसने बताया था? सर विलियम जोन्स ने बताया था। और कब बताया था? 1793 में बताया था। और कहा कि ये जो एंड्रोकोट्स है और सेंड्रोकोट्स है, ये कोई अन्य नहीं है, यही कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। यही कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए 305 का समय आता है। कितने का समय? 305 बीसी आता है। और इस समय जो है भारत पर फिर से आक्रमण कर देता है। जो सिकंदर था, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 305 बीसी में क्या कर देता है? आक्रमण करता है। किसके साम्राज्य पर? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो 305 में जो है आक्रमण हो जाता है। किन दोनों लोगों के बीच में होगा? एक तो सेल्यूकस निकेटर के बीच में होगा, दूसरा कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। हालांकि इस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है? हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है? हार जाता है। क्यों जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो इसको लग रहा था जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या कर रहा था? साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो वो जो है क्या दिखाना चाहता है? दिखाना ये चाहता है कि हम जो है किसके सेनापति है? हम सेनापति है सिकंदर के। मतलब सिकंदर जो है इतना भौकाल टाइट करके गया था कि उस भौकाल पर जो है जीने की चाहत रखता था। कौन? सेल्यूकस निकेटर भी। लेकिन उस जो है चाहत को क्या कर देता? अधूरा कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करता है? इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को क्या कर देता है? हरा देता है। और ये युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था 305 में। देखिए युद्ध जब जब भी होता था, तो युद्ध होने पर कोई न कोई क्या होती है? संधियां होती है। युद्ध होने पर क्या होती है? कोई न कोई क्या होती है? संधि होती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया।
उसी को हम लोग हेलना भी कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हेलना। तो कार्नेलिया का विवाह जो है किसके साथ कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके साथ-साथ जो है दहेज में 4 प्रांत को दे देता है। कितने प्रांत को? 4 प्रांत को सिकंदर के द्वारा जीते गए 4 प्रांतों को दे दिया जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जो है देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जीता है लेकिन उसका स्वाभिमान जो है इतना ऊँचा है कि वह जो है 4 प्रांतों के बदले में अपने ससुर को जो है 500 हाथियों का उपहार देता है। कितने हाथियों का? 500 हाथियाँ जो है उपहार स्वरूप देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है? और उसका जो ससुर है, उस ससुर ने जो है इसकी शादी कर दिया है किससे? हेलेना से। अब हेलेना बेचारी जो है भाषा जो है यूनानी है। कौन-सी है? यूनानी है। इसको भाषा भारत की समझ में आएगी नहीं, तो एक इसका मनोरंजन करने के लिए कौन इसके साथ भेज दिया? कहा कि भाई मेगास्थनीज जाओ, हमारी बेटी का क्या करना? मनोरंजन करना, नहीं तो किससे बात करेगी? जैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुछो मतलब उससे बात करना है या फिर जो है हेलेना को कोनो बात करना है, तो ये बेचारी समझ ही नहीं पाएगी, ना तो वह समझ पाएगा क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है उसका साथ देने के लिए इसके साथ कौन लगा दिया? अपना एक राजदूत। जिस राजदूत का नाम क्या है? मेगास्थनीज। अच्छा ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज भारत आया किसके साथ? हेलेना के साथ। और यहाँ पर जो है आके मौर्यकालीन समाज को इसने क्या किया? देखा, समझा और एक पुस्तक लिख दिया। एक पुस्तक क्या कर दिया? लिख दिया। पुस्तक कौन-सी थी? इंडिका। इंडिका पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक में जो है मौर्यकालीन समाज की क्या करता है? वर्णन करता है और कहता है कि ये जो मौर्यकालीन समाज है, इसमें जो है 7 वर्ण पाए जाते हैं। जबकि अर्थशास्त्र जो बताता है वह कितने वर्ण को बताता है? चतुर्थ वर्ण को बताता है। कितने वर्ण को? चतुर्वर्ण को। लेकिन ये जो इंडिका है, इंडिका में जो है कितने वर्ण को बताया गया है? 7 वर्ण को बताया गया है। अब इसने काम के आधार पर जो लोग जैसा काम करते थे, उस काम के आधार पर जो है इसने देखा और बताया कि यहाँ 7 लोग जो है पाए जाते हैं। और एक चीज़ और बोला कि ये जो राजा है, राजा के जो अंगरक्षक हैं, वो क्या होती है? महिलाएँ होती हैं। इसकी अंगरक्षक कौन होती है? महिलाएँ होती हैं। किसके? राजा के। राजा जब भी जहाँ पे जाता है, तो उसके सिर के ऊपर जो है प्रशिक्षित तोते जो है क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। और राजा जो है क्या होता है 7 किलो में जो है क्या होता है? बंद होता है। मतलब उसका जो सोने का स्थान है 7 दरवाज़ों के अंदर है। वहाँ पहुँचना बहुत क्या है? कठिन है। आई बात समझ में? ये कौन बोला था? इंडिका में जो है कौन बोला था? मेगास्थनीज ने बोला था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ठीक है? तो ये जो हेलेना के साथ आया है, मेन तो आप अभी भी तो देखते हैं ना कि जो शादी होती है तो उसमें जो है लड़की के साथ कोई न कोई आता है। किसके लिए आता है? क्योंकि वह किसी को नहीं जानता है, किसी को नहीं जानती है तो उसका जो है साथ देने के लिए कोई न कोई चाहिए। तो कोई न कोई चाहिए तो वो जो है कहाँ से आ रहा है? प्राचीन काल से। प्राचीन काल से आ रहा है, उसका हम अनुसरण आज भी करते आ रहे हैं। अच्छा ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज भारत आया है और इसके साथ-साथ जो है देखिए कौन-सी पुस्तक लिख दिया? इंडिका। ये जो युद्ध हुआ था इसमें जो है 4 प्रांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। वो कौन-कौन सा है? काबुल, कंधार, फिर जो है कौन-सा? हेरात और कौन? मकरान। ये 4 प्रांत को जो है किसको दे दिया गया है? 4 प्रांत को दे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और मौर्य जो है खुश होकर के कितना देता है? 500 हाथियों को दान दे देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है? उपहार स्वरूप। बढ़े आगे? चलिए, इधर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना शासन बहुत अच्छे से चला रहा था। तब तक जो है एक जैन जैन मतानुयायी हैं, जिनका नाम क्या है? भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है आते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि ये मौर्य काल में मतलब यहाँ पर मगध में जो है एक बहुत बड़ा क्या आने वाला है? अकाल आने वाला है और जिसका ज़िम्मेदार होगा यहाँ का राजा। यहाँ का राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस बात को सुन करके क्या होता है? दुखी होता है और ये जो है मतलब इसको ये लगता है कि मेरी वजह से मेरी प्रजा जो है क्या होगी? दुखी होगी। तो उसने जो है क्या किया? जैन धर्म को अपनाया। आजीवक संप्रदाय के मतलब आजीवक संप्रदाय के जो है क्या? समर्थन करते हुए यह जैन धर्म को क्या किया? अपनाया और अपना अंतिम समय जाके कहाँ पे बिताया? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में अपने देह का त्याग किया संलेखना विधि से। और संलेखना विधि क्या होता है? तो अन्न जल का त्याग करके शरीर का क्या करना? त्याग करना। ये जैन धर्म में जो है ये क्या है? निर्वाण प्राप्ति का क्या है? माध्यम है। ठीक है?
तो इसने जो है अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया है? श्रवणबेलगोला में। सोचिए कि जिसने जो है भारत के साम्राज्य को जो है विदेश की धरती तक पहुँचाया, वो अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताता है? श्रवणबेलगोला में। आई बात समझ में? अब ये 298 ईस्वी में जो है 298 ईसा पूर्व में जो है, यह क्या कर जाता है? निर्वाण प्राप्ति होता है। अब इसका उत्तराधिकारी आएगा कौन? इसका लड़का बिंदुसार। इसका लड़का कौन है? बिंदुसार। देखिए ये जो बिंदुसार है, इसका नाम बिंदुसार क्यों है? कहा जाता है कि ये जब पैदा होता है तो इसके माथे पर जो है क्या होता है? बिंदु होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? बिंदुसार कहा गया है। अब देखिए इसका जो पिता था, पिता जो था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का इतना ज़्यादा जो है क्या हो चुका था? विस्तार हो चुका था, उसकी चर्चा इतना हो चुकी थी कि ये जो इसका लड़का बिंदुसार है, बिंदुसार कुछ करता-वर्ता नहीं है। बस खाली क्या है? अपने पिता के भवकाल पर जो है जीना चाहता है ना? अपने पिता के भवकाल पर जीना चाहता है और हाँ, इसका अगर कोई विरोध करता था तो ये अपने दुश्मनों का जो है क्या कर देता था? सर्वनाश कर देता था, सत्यानाश कर देता था। इसलिए इसे क्या कहा गया है? अमित्रघात कहा गया है। अर्थात जो क्या है? दुश्मन है, शत्रु है, शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार का राज्याभिषेक कब होता है? 298 बीसी में होता है। कब होता है? 298 बीसी में राज्याभिषेक होता है किसका? बिंदुसार का। ठीक है ना? इसको जो है देखिए जो वायु पुराण है, पुराणों में जो है इसे क्या कहा गया है? भद्रसार भी कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? भद्रसार भी कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? सिंहसेन। तो इसके पास 3 उपाधियाँ हो गई। कितनी उपाधियाँ? 3 उपाधियाँ। एक तो हो गया आपका कौन-सा? अमित्रघात, दूसरा हो गया कौन-सा? भद्रसार, तीसरा हो गया कौन? सिंहसेन। देखिए अमित्रघात जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि यह शत्रुओं का क्या है? विनाशक था। जो भी इससे जो है क्या करता था? जो भी इसके साथ जो है दुश्मनी निभाता था, उसको जो है क्या करता था? बहुत बुरी तरीके से क्या कर देता था? खत्म कर देता था। मतलब उसका विध्वंस कर देता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है। वही जो है, जो वायु पुराण है, वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? भद्रसार। और जबकि जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। ठीक है? तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है इसे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो है अपने पिता के जो है अपने पिता के बनाए हुए साम्राज्य पर जी रहा था, तो अपना भौकाल टाइट करने के लिए सीरिया के शासक एंटियोकस के पास जो है एक संदेश भेजता है कि भाई सीरिया के शासक एंटियोकस हमको जो है क्या दे दीजिए? 3 चीज़ें दे दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है। कौन-कौन सा है? तो कहता है कि एक तो हमको मीठी शराब दे दीजिए, एक जो है हमको क्या दे दीजिए? सूखी अंजीर दे दीजिए और एक हमको क्या दे दीजिए? दार्शनिक दे दीजिए। 3 चीज़ें माँग करता है। कितनी चीज़ें माँग करता है? 3 चीज़ें। लेकिन जो है सीरिया का जो शासक है वो क्या करता है? 2 माँगें जो है इसकी पूरी कर देता है। कितनी माँगें? 2 माँगें जो है पूरी कर देता है। पहली माँग जो है कौन-सा है? सूखी अंजीर का पूरा कर देता है, कहता है लेके जाइए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है क्या? मीठी शराब को जो है दे देता है ना? लेकिन जो आपका दार्शनिक है, दार्शनिक देने से क्या कर देता है? मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि वहाँ के कानून के अनुसार दार्शनिक देना क्या है? गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी है। कानून जो है इसकी मान्यता नहीं देता है, इसलिए उसने दार्शनिक देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन अपना एक राजदूत जिसका नाम होता है डाइमेकस, डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में क्या करता है? भेज देता है। डाइमेकस को सीरिया का शासक एंटियोकस ने क्या किया? दरबार में भेज दिया किसके? बिंदुसार के दरबार में किसको भेज दिया? डाइमेकस को भेज दिया। कौन भेज दिया? एंटियोकस ने भेज दिया। कौन था एंटियोकस? सीरिया का शासक था। तो इसने जो है भेज दिया किसके पास? बिंदुसार के पास। लेकिन उसने क्या देने से मना कर दिया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम बात करते हैं कि ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार जो है किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। और जैन धर्म में जो है किस संप्रदाय का? तो आजीवक संप्रदाय को मानता था। किस संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय को मानता था। अब ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार जो है, ये जब राजा रहता है, उस समय जो है अवंती का जो राज्यपाल रहता है, अशोक रहता है। बिंदुसार का ही लड़का है अशोक। तो अशोक जो है कहाँ का राजा रहता है? अवंती का। और उसका सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो कौन होता है? सुसीम।
तक्षशिला में जो है एक विद्रोह होता है। कहाँ पे? तक्षशिला में। तो तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो वह अपने बड़े लड़के सुसीम को कहता है, सुसीम बेटा जाओ, वो जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को क्या कर दो, दमन करके आओ। अभी बेचारा सुसीम जो है क्या उतना जो है शक्तिशाली है नहीं, जाएगा वहां पे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बहुत दिनों तक बिता दिया, कुछ कर नहीं पा रहा था। तब जो है लास्ट में किसको कहता है, अशोक अब तुम जाओ भाई, वो तो तुम्हारा बड़ा भाई कुछ कर ही नहीं पाया। तो अशोक जो है यहाँ से जाता है और उस तक्षशिला में जो है इतना विद्रोह मचाता है कि वहां पे जो भी इसका विद्रोह किए थे उन विद्रोह को जो है दमन करने के लिए इतनी क्रूरता से जो है वहां पे दमन किया कि पूरा क्या हो गया, ध्वंस करके आया। कौन? अशोक। अब ये जो है अशोक जो है देखिए क्या करता है, अवंती का राज्यपाल था जिस समय जो है बिंदुसार उसका पिता क्या था, राजा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की क्या हो जाती है, मृत्यु। कब मृत्यु होती है? तो 272 बीसी में होती है। कब होती है? 272वीं बीसी में जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 272 बीसी में इसकी जो ही मृत्यु होती है तो ये जो बिंदुसार था, बिंदुसार जिस तरह से बिंबिसार था उसी का जो है अनुसरण करने वाला था। बिंबिसार तो कुछ कम शादी किया था, ये तो जो है शादियों का भरमार लगा दिया था, है ना। मतलब ये जो है सिंपल सी समझिए कि जिधर जाता उधर एक शादी, और जिधर जाता जौने एरिया में निकल जाइए उधर होकर एक लड़का 2 लड़का। इस तरह से करते करते जो है इसके पास कितने लड़के थे, 100 लड़के थे। कितने लड़के थे? 100 लड़के। सोचिए 100 लड़कों का जो है बाप था कौन, बिंदुसार। तो एक तरह से ये बिंदु वाला बिंबी वाला दोनों जो है बड़े खतरनाक थे। बिंबी वाला जो है क्या करता था, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए शादी कर लेता था, और ये बेचारा जो है लड़का पैदा करने के लिए कर लेता था। कौन? बिंदुसार। तो मतलब खतरनाक है दो का दोनों। अब जो है ये क्या हो जाता है, मर जाता है। तो सीधी सी बात है जिसके पास मतलब 100 लड़के होंगे तो सीधी सी बात है साम्राज्य बांटने के लिए तो क्या होगा, मारी मारा तो करबा करेंगे। अब जो मन जो है महान रहेगा वह जो है राजा बनेगा। अब इसका मानना था, बिंदुसार का मानना था कि हमारा जो उत्तराधिकारी बनेगा कौन बनेगा, सुसीम बनेगा, है। लेकिन जो है जो अशोक है, अशोक जो है कहता है कि ना ना राजा तो हम बनेंगे। बाकी लोग जो है 99 लोगों ने क्या किया, 99 लोगों ने विद्रोह किया। अब ये जो है देखिए क्या करता है, अपने 99 भाइयों को मारने के लिए गणासा लेके निकल गया है। कौन? अशोक। अपने साम्राज्य को मतलब राजा बनने के लिए 3 साल तक अपने 99 भाइयों का कत्लेआम करता रहा। कौन? अशोक। अपने 99 भाइयों को मारने के बाद जो है सुसीम से पूछा, भैया सुसीम तो बनवा राजा। अब ही कह रहा है, सुसीम कह रहा है भैया हमके राजा वजा ना बने के हैं, राजा तो ही रहा। ठीक है, हमके हमार जान बचल रही तो हम बहुत जो है राजपाट देख ले। क्या ठीक है तू बचल रहा, ठीक है तो हम छोड़ देते हैं। बाकी 99 भाइयों को अपने क्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया। बाद में कहा जाता है कि अपने भाई सुसीम को भी इसने क्या किया, मरवा दिया। ठीक है, चलिए अब हम अशोक की बात करते हैं। अशोक जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, चक्रवर्ती राजा है। ये जो है जन्म कब लिया था, 304 में। कब लिया था जन्म, 304 बीसी में जन्म लिया था। ठीक है, कहाँ पे लिया था, पाटलिपुत्र में। और उत्तराधिकार की बात करते हैं तो ये जो बिंदुसार है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी एक्चुअल में किसको माना गया था, सुसीम को। लेकिन जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके खुद जो है राजा बना, कौन, अशोक। अब इसका राज्याभिषेक कब होता है, 269 बीसी में। हालांकि इसका पिता जो मरा था 272 बीसी में। ये 3 साल क्या था, 3 साल अपने 99 भाइयों को कत्ल करने में बिता दिया। आई बात समझ में, कौन, अशोक। अच्छा ये जो अशोक है, अशोक को उसका पिता बिंदुसार पसंद बिल्कुल नहीं करता था। कौन नहीं पसंद करता था, बिंदुसार। लेकिन जो है जो अशोक था ये भी जो है क्या था, महान था। कहा कि राजा तो हम ही बनेंगे, हमको पसंद करिए चाहे ना करिए। ठीक है चलिए अब बात करते हैं, ये जो अशोक है, अशोक के पिता तो कौन थे, बिंदुसार। लेकिन इसकी माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी था। क्या नाम था, सुभद्रांगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो अशोक है, अशोक का राज्याभिषेक जब हुआ था उसके कितने वर्षों बाद, 8वें वर्ष। राज्याभिषेक कब हुआ था,
269 बीसी में हुआ था, उसके 8वें बार कौन आएगा? 261 बीसी। 261 बीसी में इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया? कलिंग पर। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहीं से जो है, जो अशोक इतना क्रूर था, वो जो है उसकी क्रूरता क्या होगी? दूर होगी और वह एक क्या होगा? सभ्य राजा बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो 261 बीसी है, आपसे पूछा जाता है कि उसकी राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण उसने कब किया था? 261 बीसी में। कहा जाता है कि कलिंग का जो राजा था, कलिंग के राजा से क्या मांग किया था? हाथियों की मांग किया था। वहां पे हाथियां जो है बहुत क्या थी? प्रचलित हाथियां थी कलिंग की। तो वहां की जो है हाथियों का क्या करता है? मांग करता है। और वहां का राजा जो है हाथी देने से क्या कर देता है? मना कर देता है। तो अशोक कहता है कि हमारे मतलब सोचिए कि हमारा जो है आपको खौफ नहीं है थोड़ा बहुत? तो राजा जो है एकदम भौकाल में आ जाता है। कहाँ का? कलिंग वाला। कहता है कि आप जैसे कहा जाने कितना राजा को हम देखे हैं। अब यो जो है वो गुस्सा हो जाता है, लेके अपनी सेना जो है पहुंच जाता है कहाँ? कलिंग में। अब कलिंग में इतनी बुरी तरीके से जो है क्या करता है? विध्वंस करता है। वहाँ के लोगों को जो है मार देता है। और वहाँ पे केवल और केवल जो है कौन बचते हैं? केवल और केवल महिलाएं और बच्चे बचते हैं। चारों तरफ जो है महिलाओं और बच्चों की क्या आती थी? चीख चीख आती थी। और जिधर देखता था उधर जो है इसे क्या दिखाई देता था? खून, किसी का कटा हुआ हाथ, किसी का कटा हुआ सिर, अगल-बगल जो है लाशें दिखाई दे रही थी। ये जो है जब इस चीज़ को जो है युद्ध स्थल के बीच में खड़ा होकर के देखता है, तो इसको ये समझ में आता है कि हमने तो अपने जीवन में बहुत बड़ा क्या कर दिया? पाप कर दिया है। अब हमको जो है क्या इस पाप का जो है क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। और वहीं पे जो है कसम खाता है कि आज के बाद जो है हम युद्ध नहीं करेंगे, कोई भी नरसंहार नहीं करेंगे। अब सोचिए कि जो व्यक्ति जो है इतना क्रूर था, अब जो है यह क्या हो जाएगा? भारत का महान सम्राट बनेगा। भारत का क्या बनेगा? महान सम्राट बनेगा। ठीक है? और ये जो है जनता को जो है उपदेश देता है कि आप जो है जीवों की हत्या मत कीजिए, किसी को सताइए मत। सोचिए कि जो कितने लोगों को जो है कत्लेआम किया, वो जो है ये उपदेश देना शुरू कर दिया। अब उसके लिए जो है इतना प्रचार-प्रसार करवाया, जगह-जगह जो है शिलालेख करवा-करवा के जो है इन बातों को जो है समाज में क्या किया? फैलाया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब धर्म को जो है एक तरह से जो है मानना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? तो ये जो है इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है किस युद्ध के बाद? ये कलिंग युद्ध है। कलिंग युद्ध के बाद ही इसका हृदय परिवर्तित होता है। ठीक है? और यह जो है क्या करता है? उपगुप्त है ना? उपगुप्त की कहने पर यह जो है किस धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कहा जाता है कि ये जो उपगुप्त था, इसका चचेरा भाई था। उपगुप्त कौन था? इसका चचेरा भाई था जो कौन-सा? बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुयायी था। आई बात समझ में? तो उपगुप्त से दीक्षा लेकर के किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। ठीक है? अब ये देख लीजिए ये कलिंग का युद्ध है। किसका मैदान है? कलिंग का मैदान है। और ये जो है कौन है? अशोक है। ये कौन है? अशोक है। अब देख पा रहे होंगे कि ये जो है क्या किया है, अगल-बगल जो है इसको क्या जितनी जो है लाशें दिखाई दे रही है, ये तो कम दिखाई दे रही है। इसने जो है क्या किया था, अकेला जो है मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति जो है 1000 2000 नहीं, लाखों के लोगों के बीच में, लाखों लोग कौन है? वो मरे हुए लोग हैं। उनके बीच में खड़ा रहता है, तो कैसा महसूस करेगा? उसका हृदय कितना भी कठोर हो, द्रवित तो हो ही जाना है। आई बात समझ में? अब खास तौर से तब ज़्यादा होता है जब अपने जो है बिछुड़ते हैं तब ना? तो इसमें तो अपने भी तो बिछड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि यही केवल जो है अकेला जो है सबको मारा होगा, इसके अपने भी कुछ गए होंगे। अब ये देखिए क्या है जब अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, किसके लिए? साम्राज्य को पाने के लिए। कितने भाइयों का? 99 भाइयों का हत्या किया था, तो वो है उसका दृश्य है। ठीक है ना? अब सोचिए कितना जो है क्या खतरनाक लग रहा है। इतनी बड़ी तलवार लेके जो है सोचो अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया, इधर कुछ मार के गिराया, इधर कुछ मार के गिराया है। जौन जिधर से आएगा उधर से उसको क्या करेगा? मार के आएगा। अब हम जो है देखिए क्या करते हैं, ये जो धर्म है, धर्म जो है कौन-सा अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, किससे शिक्षा लेकर के? उपगुप्त से शिक्षा लेकर के। ठीक है? नीति क्या थी? बौद्ध धर्म व्यक्तिगत रहा लेकिन यह कभी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का राजकीय धर्म अशोक के समय कौन-सा था? तो कोई भी राजकीय धर्म नहीं था, लेकिन उसने स्वयं जो है किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को।
तो बौद्ध धर्म को अपनाया तो था, लेकिन उसको राजकीय धर्म नहीं बनाया था। कौन नहीं बनाया था? अशोक। ठीक है। प्रचार के लिए एक पुत्र है कौन? महेंद्र, और एक पुत्री है कौन? संघमित्रा। इनको जो है कहाँ भेज देता है? श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए, निर्माण जो है देखिए, ये जो कौन थे? आजीवक थे। बौद्ध ग्रंथों में, सॉरी, बौद्ध धर्म में जो आजीवक थे, उनको रहने के लिए यह बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का क्या किया था? निर्माण करवाया था। वर्षा जब होता था, ये जो कौन थे? आजीवक थे, वहीं पे रुकते थे। तो कितनी पहाड़ियों का? 4 जो है 4 गुफाओं का क्या किया था? निर्माण करवाया था। किस पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ी में। ठीक है। अब ये कौन-कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पहली है कौन सी? कर्ण चौपार। दूसरा है कौन सा? सुदामा। तीसरा है कौन सा? लोमस ऋषि। और चौथा है कौन सा? विश्व झोपड़ी। ये 4 जो है क्या करता है? 4 झोपड़ियों का क्या करता है? निर्माण करवाता है। गुफाओं का क्या करता है? निर्माण करवाता है। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है। कौन करवाता है? अशोक करवाता है। आगे हम लोग चलते हैं, अशोक की बात और करते हैं। तो अभिलेख से जो है ये जानकारी मिलती है कि ये जो अशोक है, अशोक जो है भारत का पहला शासक है जिसने अपने संदेशों को किसके माध्यम से पहुँचाया? अभिलेखों के माध्यम से। अभी तक कोई ऐसा राजा नहीं था जो है अभिलेख लिखवाए। ये भारत का पहला राजा है जिसने क्या किया? अभिलेख का प्रचलन शुरू किया है। किसका? अभिलेख का प्रचलन शुरू किया है। कौन किया है? अशोक। ठीक है। ये जो जो भी इसके अभिलेख हुआ करते थे, उसकी भाषा जो हुआ करती थी, वह कौन-सी होती थी? प्राकृत हुआ करती थी। ज़्यादातर अभिलेखों की जो भाषा है, वह कौन-सी है? प्राकृत है। ठीक है। इसमें लिपियाँ जो प्रयोग होती थी कौन-सी? तो इसमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। जो भी अभिलेख भारत में है, उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जो भी अभिलेख कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि में क्या होता है? दाएँ से बाएँ लिखते हैं, मतलब इस तरफ से लिखते हैं, इधर की तरफ जाते हैं। जबकि हम लोग जो है देवनागरी लिपि में क्या करते हैं? इधर से लिखते हैं, इधर की तरफ जाते हैं। बाएँ से दाएँ जाते हैं, जबकि जो आपकी खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि में क्या होता है? दाएँ से बाएँ। ठीक? आगे जो आपका अरमाइक लिपि है, एक दूसरी लिपि है कौन-सी? अरमाइक है, और एक आपकी जो है कौन-सी है? ग्रीक लिपि है। ये जो ग्रीक लिपि है कहाँ पे प्रयोग की जाती थी? अफ़गानिस्तान में जो भी अभिलेख मिले हैं, वहाँ पे जो है कौन-सी लिपि का प्रयोग किया गया है? अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए, ये जो अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं, इसको पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली है? तो सर विलियम जोन्स को मिली है ना? सर विलियम सॉरी, जेम्स प्रिंसेप को मिली है। किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेप को मिली है। कब मिली है? 1837 में मिली है। कब मिली है? 1837 में। तो ये जो प्रिंसेप है, प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा। इसके पहले कोई पढ़ ही नहीं पाता था, बस ऐसे समझता था कि कोई चीज़ लिखा है, कोई पढ़ नहीं पाया उसको। लेकिन कौन है? इतिहासकार कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। इसने जो है सबसे पहली बार जो है 1837 में इस अभिलेखों को पढ़ने में क्या रहा? सफल रहा। अभिलेख से जनता तक संदेश पहुँचाने वाला ये क्या था? पहला, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना? चलिए, ये देखिए आपका क्या है? ये जो अभिलेख है, इसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, ये जो है क्या है? अभिलेख है। ठीक है? किसका? अशोक का। ठीक है? ये जो है एक शिलाखंड होता था, उसी शिलाखंड पे, मतलब बिना जोड़ का शिलाखंड होता था। उस शिलाखंड पर जो है इसने क्या किया था? अपने संदेशों को क्या किया था? लिखवाया था। चलिए, अभिलेखों में जो है इसके नाम की बात करते हैं, तो अभिलेखों में स्वयं को यह देवनाम प्रिय कहा है। क्या नाम कहा है? देवनाम प्रिय। ठीक है ना? स्पष्ट नाम जो है इसका क्या है? मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि देवनाम प्रियदर्शी जो है, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। किसे प्रियदर्शी कहा जाता है? तो कहेंगे अशोक को कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? तो उसके अभिलेखों में कहा जाता है। वही जो है इसका स्पष्ट नाम जो है कौन-सा? अशोक। ये कहाँ पे मिलता है? तो गुर्जरा, मास्की, ये जो अभिलेख है ना, गुर्जरा और मास्की अभिलेख है, वहीं पे जो है इसका नाम क्या मिलता है? अशोकवर्धन। अशोकवर्धन इसका वर्णन जो है पुराणों में मिलता है। कहाँ पे? पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोकवर्धन। जबकि अशोक जो है कहाँ पे मिलता है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख में। ठीक है ना? चलिए, उपाधि। भाब्रू अभिलेख में खुद को यह मगध का क्या कहा है? सम्राट कहा है। तो इसने मगध का सम्राट का क्या किया था? उपाधि धारण किया था। किसने? अशोक ने।
तो देखिए नाम की बात करते हैं, तो इसे जो है देव नाम प्रिय कहा गया है कहाँ पर? इसके अभिलेखों में, ज़्यादातर अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? अशोक। अब ये जो सॉरी देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है और जो 2 अभिलेख है कौन-कौन से? गुर्जरा और मास्की, इसमें जो है क्या कहा गया? इसको अशोक कहा गया। इसका स्पष्ट नाम जो है अशोक कहा गया है किसमें? तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख में, ठीक है? चलिए अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या था? धम्म जो है यह क्या है? तो यह जो है देखिए क्या है? नैतिकता सिखाने वाली आचार संहिता जो स्वनियंत्रण पर आधारित थी। इसकी शुरुआत किसने किया? इसकी शुरुआत किसने किया? अशोक ने। देखिए 261 बीसी में जो है जब इसने आक्रमण किया कलिंग पर, इसके बाद जो है इसने धम्म की क्या किया? शुरुआत किया। तो धम्म क्या है? नैतिकता सिखाने वाली आचार संहिता जो स्वनियंत्रण पर क्या हो? आधारित हो। ठीक है? प्रमुख उपदेश इसने जो है धम्म धम्म यात्रा में जो है प्रमुख उपदेश क्या दिया है? कहा कि माता-पिता को क्या करनी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए, है ना? माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ब्राह्मणों व भिक्षुओं का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। इसके साथ-साथ जो है सेवकों के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए। सेवकों के प्रति क्या रखना चाहिए? उदारता का भाव और जियो और जीने दो का पालन करें। मतलब किसी को जो है ना मारें, अर्थात खुद जिए और दूसरों को भी क्या करें? जीने दें। तो जियो और जीने दे का नारा जो है किसने दिया था? अशोक ने दिया था। किसने दिया था? अशोक ने दिया था। ठीक है? अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। तो अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो शिलालेख में दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितना? 14। लघु शिलालेखों की संख्या कितना? 13 और पृथक शिलालेख प्राप्त हुए, है ना? इसके साथ-साथ जो है स्तंभ लेख की बात करेंगे। स्तंभ मतलब खंभे वाला जो है, तो इसमें जो है 7 दीर्घ स्तंभ लेख मिले हैं और 5 लघु स्तंभ लेख मिले हैं। वही जो है गुहा लेख की मतलब गुफाओं में जो लेख की है तो वो कितना मिले हैं? 3 मिले हैं। हम अशोक का इतिहास जो है उसके अभिलेखों के आधार पर क्या करते हैं? तय करते हैं। मतलब उनके किसके द्वारा? अभिलेखों में जो भी लिखा गया है उसके आधार पर हम उसके इतिहास को क्या करते हैं? तय करते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को सीधे संबोधित किया। जनता से सीधा संबोधन जैसे आज हम लोग माइक से संबोधित करते हैं, वैसे जो है अशोक अपने संदेशों का प्रचलन किसके द्वारा किया था? अभिलेखों के द्वारा किया था। कहीं पर भी कोई भी सूचना रहती थी तो उस अभिलेखों पर लिखी रहती है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ठीक है? ये जो अशोक है अब इसे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने देखा था? तो देखा तो था किसने? खोजा किसने था? टी फैनथेलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में। लेकिन ये जो जेम्स प्रिंसेप है, इसके अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार क्या किया? सफलता प्राप्त किया 1837 में। ठीक है? अब अभिलेखों की जो भाषा है ये तो हम अभी देखे थे। भारत में जो थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, पाकिस्तान में जो थे खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे और अफ़गानिस्तान में जो थे अरमाइक लिपि में लिखे गए थे और एशिया माइनर में तुर्की में जो है जो लिखे गए थे वो किस लिपि में? ग्रीक लिपि में। ठीक? चलिए इनके जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, 14 शिलालेखों में हम लोग जो है देखते हैं किस अभिलेख में क्या चीज़ वर्णित है ना? तो अपना जो संदेश दे रहा था, संदेश जो है किसके माध्यम से दे रहा था? अभिलेखों के माध्यम से। तो ये जो पहला शिलालेख है, पहला शिलालेख में जो है किसको किस चीज़ का वर्णन करता है? कहता है कि सभी को अहिंसा पर बल और पशु बलि की क्या किया गया? निंदा। मतलब कोई भी पशु बलि नहीं करेगा और क्या करेगा? जानवरों को मारेगा नहीं। ये क्या किया गया है? पहले में दिया गया है कि मतलब कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा और कोई पशु बलि नहीं देगा जैसे कि जो आप क्या करते हैं मुर्गे का बलि, बकरे का बलि ये सब देते हैं ना, इन सब के बलि पर जो है क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। कौन लगाया था? अशोक। सोचिए जो इंसानों को जो है क्या काटता था? जानवरों की तरह काटता था, वो जो है क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, है ना? दूसरा दूसरा जो है उसने किसको दिया है? मनुष्य और पशु चिकित्सा की व्यवस्था। मतलब ये जो चिकित्सा व्यवस्था है, कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है बीमार-उमार होता है, तो उसके इलाज की जो बातें हैं, वो किसमें बताया है? 2 में। तो मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की बात कही गई है किसमें? 2 में। तीसरा है राजुक और युक्तक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और ये जो है क्या करेंगे? हर 5वें साल जा कर के जनता से क्या करेंगे? मिलेंगे। ऐसा जो है उपदेश दिया है किसमें? तीसरे में।
अब चौथा है, चौथे में जो है क्या कहा है, भेरी घोष, युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाना। धम्म घोष क्या है, नीति, नीति के आधार पर जो है चलना है, कैसे, नैतिक गुणों के साथ चलना है, अर्थात बड़ों का जो है क्या करे, सम्मान करे, अपने माता पिता का सम्मान करे, है ना, किसी जीव की हत्या ना करें। तो धम्म घोष मतलब युद्ध को नहीं करना है, किस चीज को लेके चलना है, धम्म घोष। तो युद्ध, युद्ध के स्थान पर किसको ज्यादा जो है संबोधित किया है, तो कहेंगे धम्म घोष को। पांचवा है धर्म धम्म महामात्रो नामक अधिकारी की क्या नियुक्ति। तो धम्म महामात्रों की क्या नियुक्ति की प्रावधान जो है, मतलब इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, पांचवे में। ये धम्म महामात्र कौन है, ये जो है ऐसे अधिकारी है जो जनता से जो है क्या करेंगे, मिलेंगे, जनता से क्या करेंगे, मिलेंगे, और उनकी समस्याओं को जो है क्या करेंगे, सुनेंगे, और आके किसको बताएंगे, राजा को बताएंगे। सातवां है विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। ये जो है सातवां जो अभिलेख है, ये सबसे बड़ा अभिलेख है। सबसे बड़ा क्या है, अभिलेख है, कौन सा, सातवां। आठवां की बात करते हैं, तो आठवां जो है क्या बताता है, धम्म यात्रा का वर्णन करता है। 10वें वर्ष और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था कौन, अशोक। इसका वर्णन किसमें मिलता है, आठवां में मिलता है। किसमें मिलता है, आठवां में मिलता है, ठीक है। 12वां में देखिए क्या कहा गया है, स्त्रियों की स्थिति सुधार हेतु स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात कहा है। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात जो है किसमें कही गई है, 12वें में, किसकी देखरेख के लिए, स्त्रियों की देखरेख के लिए, ठीक है। और 13वां जो है आपका क्या है, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन जो है, और कलिंग युद्ध प्लस जो है अशोक के हृदय परिवर्तन का जो वर्णन मिलता है, वह किस अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है। आपको याद होगा ये 13 हम पढ़े हैं, 13 जो है आपका पूरा कह दिया है, ठीक है ना, पूरा हो गया। चलिए अब इसके साम्राज्य में जो है कुछ पद थे, उन पदों को जो है यह बनाया था, और सबका अलग अलग क्या था, काम था। जैसे कि पहला क्या था, शुल्काध्यक्ष। अब ये शुल्काध्यक्ष क्या करता था, व्यापार से प्राप्त कर या चुंगी एकत्रित करता था। ये किसका काम था, शुल्काध्यक्ष। वैसे भी जो नाम शुल्काध्यक्ष, शुल्क वसूलने वाला, है ना। फिर जो है दूसरा कौन है, पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, ये कौन है, माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला। मतलब ये जो क्या है, बटखरे वगैरह हैं, इसको जो है चोरी कोई ना करे, इसका जो है कौन करता था, नियंत्रण, पोतवाध्य सॉरी पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष जो है क्या करता था, ये जो है माप तौल के मान को क्या करता था, नियंत्रित करता था। एक है कौन सा, सूत्राध्यक्ष, ये जो है वस्त्रोद्योग मंत्री था। ये कौन था, वस्त्रोद्योग मंत्री था। तो वस्त्रोद्योग मंत्री जो है कौन था, सूत्राध्यक्ष था। और एक कौन था, सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष कौन था, बूचड़ खाने या चर्म उद्योग का अध्यक्ष। तो जो चर्म उद्योग था, बूचड़ खाना था, उसका अध्यक्ष कौन था, सुनाध्यक्ष। तो सुना देखिए, वैसे भी जहाँ पे बूचड़ रहेगा वहां पे क्या रहेगा, सुना सुना रहेगा, तो सुना अध्यक्ष, है ना। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कौन है, तो कहेंगे सूत्राध्यक्ष जो है कौन, वस्त्र वाला है, वैसे ना। अश्वाध्यक्ष जो है किसका था, घोड़े की देखभाल करने वाला। अश्वाध्यक्ष कौन था, घोड़े की देखभाल। और हस्ताध्यक्ष कौन था, हाथियों को देखने वाला, हाथियों की वैसे भी हस्त मतलब हाथी होता है। और इसके बाद जो है क्या, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष जो है क्या था, खान मंत्री था। कौन सा मंत्री, खान, ये जो आपके जो है क्या होते हैं, मिनरल्स खान वगैरह होते हैं ना, इसकी जो है, ठीक है ना। और सीता अध्यक्ष जो है कौन था, कृषि की जो भूमि होती थी, कृषि की भूमि को ही क्या कहा जाता, सीता कहा जाता। मतलब जो भूमि कृषि करने योग्य थी, उस भूमि को क्या कहा जाता, सीता। और उसकी देख रेख करने वाला जो था वह कौन था, सीता अध्यक्ष, ठीक है। चलिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति, ठीक है। यूनानी विवरणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितनी कितनी चीजें हैं, 6 लाख पैदल सेना थी। कितनी लाख, 6 लाख पैदल सेना थी। इसके साथ साथ जो है 30,000 जो है अश्वारोही थे। अश्वारोही मतलब अश्व के साथ जो है, ठीक है ना, घोड़ों के साथ 30,000 थे। 6 लाख जो है पैदल सेना हो गई, सोचिए इतनी बड़ी सेना थी। 9,000 जो है गज थी, कितनी, 9,000 गज, मतलब हाथियों की संख्या कितना थी, 9,000 थी। तो इतनी बड़ी सेना लेकर के यह जो है कहीं पे चलेगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा, तहस नहस मचा देगा। 8,000 रथ सेना थी। 8,000 क्या थी,
रथ सेना, रथ वाली जो सेना थी कितना थी? 8,000। ठीक? इनका प्रबंधन करने के लिए इन मतलब ये जो सैनिक है ना, ये सब सेना है, इनका प्रबंधन करने के लिए भी व्यवस्था किया था। तो इनका प्रबंधन जो है मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देख-रेख हेतु क्या किया गया था? 30 सदस्यों वाला एक अलग विभाग था। मतलब एक अलग विभाग बनाया था केवल इनकी देख-रेख के लिए। कितने सदस्यों का? 30। ठीक? आगे चलते हैं। अधिकारी, देखिए ये जो अधिकारी है उच्च सैन्य अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। तो उच्च सैन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? महामात्र। और ये जो महामात्र हैं ये देखिए क्या करते थे? जनता से मिल-उल करके जो भी जनता की क्या थी समस्याएँ होती थी उसको जो है क्या करते? सुलझाने का काम करते थे। ठीक? चलिए, कौटिल्य के अनुसार युद्ध 3 प्रकार के होते हैं। मतलब 3 प्रकार का युद्ध जो है करना चाहिए। किसके अनुसार? कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार कितने युद्ध करने चाहिए? 3। अब ये 3 कौन-कौन सा है? पहला है प्रकाश युद्ध, आमने-सामने की खुली जंग, आमने-सामने की खुली जंग क्या होता है? प्रकाश युद्ध, ठीक है? कूट युद्ध, चालाकी और छल कपट से लड़ा गया युद्ध। तो राजा को जो है चालाकी से भी लड़ना चाहिए, आमने-सामने आकर भी जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार, ठीक है? और एक आपका जो है कौन-सा है? तूसरी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु के राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। मतलब केहू के घरे में का करे के आग लगाओ के तो पहले उनके भाई को लड़ा दो, ठीक है ना? भाई को लड़ा दो फिर एकरे बाद आप ऑटोमेटिक जीत जाओगे। ये जो है चाणक्य नीति है। ये कौन सी नीति है? चाणक्य नीति है। मतलब जैसे भी करे के ह, जीते के हमके ह, कौनो भी तरीका अपनाओ के हो, हर वो तरीके से जो है। ऐसा नहीं कि हम शेर हैं, अब हमारे सामने आवत ला का कर लेबा। अगर शत्रु सामने वाला क्या है? मजबूत है ना, तो हम अपने आप को क्या करें? वहाँ से हट लें, बाद में जो है उसको देखेंगे। ये नहीं कि 20 लोग सामने खड़े हैं, अब 20 लोग हम जानत ना हुआ पूरे किराकत का डान हिला। किराकत का डान हिला और 20 लोग आपको घेरे हैं। अब आप वहाँ पे अपनी डानगिरी दिखाएँगे तो वहीं पे खत्म कहानी। चालाकी ये है कि वहाँ से धीरे से निकल लीजिए, बाद में भेंट कर लीजिएगा। चलिए सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो है, इन्होंने परंपरागत 4 वर्णों का क्या किया है? उल्लेख किया है। कौन-कौन सा बताया? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन-सा? शूद्र। ये जो है 4 वर्ण जो है आप लोग पहले से ही देखे थे, ठीक है? ये जो है 4 वर्ण है, देखिए आपके कौन है? क्षत्रिय है, ठीक है? और कौन है? ये ब्राह्मण है, ठीक है? और कौन है? ये जो है वैश्य है और ये कौन है? शूद्र है, ठीक है ना? चलिए, मेगास्थनीज जो है इसी चीज़ को मतलब ये जो मौर्यकालीन समाज है इसको 7 वर्गों में बाँटता है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। कौन-कौन से हैं? तो पहला है दार्शनिक, पुजारी, विद्वान। देख कौन-कौन है? 1 मिनट। दार्शनिक जो है, दार्शनिक में कौन-कौन आता है? पहला जो वर्ग बाँटा था दार्शनिक, जिसमें कौन आते हैं? पुजारी, भिक्षु और विद्वान, ये लोग आते हैं। दूसरा जो है कौन-सा है? कृषक, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। कृषि करने वाले जो होते हैं वो कौन है? कृषक हैं। ये कौन बना रहा है? मेगास्थनीज बता रहा है। और तीसरा जो बताया है वो किसको बताया? पशुपालक। ये जो है क्या होते हैं? पशुपालन का कार्य करते हैं। मतलब ये जो है आया, समाज में देखा कि कौन कौन-सा काम कर रहा है, उस काम के आधार पर जो है 7 वर्गों में इसने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ठीक है? और व्यापारी शिल्पी ये अधिकांशतः जो है कहाँ पे रहते थे? नगरों में निवास करने वाले लोग थे। ठीक है? सैनिक, किसानों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा कौन थे? किसान और दूसरे नंबर पे कौन थे? सैनिक। निरीक्षक, समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करने वाला, ठीक है? और मंत्री, मंत्री जो है क्या? इनके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। तो ये जो है 7 वर्ग बताया है। कौन बताया है? मेगास्थनीज, ठीक है? अब ये 7 वर्ग हम लोग जो है देखते हैं, यही सब है। हालाँकि इसमें 1 वर्ग गायब है। तो ये 7 वर्गों को जो है इसने क्या किया है? बताया है। जौन भेड़-बकरी रखेंगे वो क्या होंगे? पशुपालक होंगे, ठीक है? जो कृषि करेगा वो कृषक होगा, जो युद्ध करेगा वो कौन होगा? सैनिक होगा, ठीक है? मौर्यकालीन वास्तुकला की बात करते हैं, तो भवन भवन की बात करते हैं। मौर्य काल में लकड़ी के भवन होते थे, जिनके अवशेष वर्तमान में पटना से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पटना से। वैसे भी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। तो उसमें जब आग लगाई गई तो पूरा जो है क्या हो गया? ध्वस्त हो गया था ना? कारीगरी की बात करते हैं तो इस काल में लोग पत्थर के काम में क्या थे? बहुत कुशल कारीगर थे। कैसे कह सकते हैं?
तो इसने जो है ज़्यादातर जो है देखिए आप सोचिए कि इतने लंबे-लंबे जो शिलालेख है बिना जोड़ के जो है बनाए थे। तो एक तरह से यह जो है क्या पत्थरों के क्या थे बहुत जानकार थे। पत्थर कला में जो है यह क्या थे कुशल कारीगर थे। अब इसका इसका जो है क्या है साक्ष्य है कौन-सा? सांची का स्तूप जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना? और ये जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। कौन? सांची का स्तूप। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है जो सबसे बड़ा स्तूप है। और ये आपका जो है कौन है? सांची का स्तूप है ना? किसका बना है? पत्थरों का बना है। चलिए मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला में जो है अगली बात करते हैं भवन निर्माण में अच्छा वही वाला जो है फिर से आ गया है ना? अच्छा स्तंभ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्तंभ की। तो देखिए अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो ये अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में है। ठीक है? इस पर जो है 4 पत्थर के क्या है? शेर है और जो चारों दिशाओं में है। जो किस दिशा में है? चारों दिशाओं में है। और ये क्या बताते हैं? सूचक हैं किसके? अहिंसा के। किसके सूचक हैं? अहिंसा के सूचक हैं। ठीक है? और यही भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक स्तंभ और ये अशोक स्तंभ है आपका। ये कौन है? अशोक स्तंभ है। ये 4 शेर जो है किस दिशा में है? 4 दिशा में है। 4 शेर किस दिशा में है? 4 दिशा में। ठीक? चलिए